अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम पास पेपर कर रहे हैं वो है समय 2025 पाक स्टडीज P2 द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफी का। आज हम पास पेपर कर रहे हैं मई जून 2025 का। ठीक है, चल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी फिगर 1.1, मैप शोइंग अ माउंटेन रेंज इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, नेम द कंट्री डब्ल्यू। नेम द कंट्री डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान। नेम द सिटी लेबल एक्स। एक्स कौन सा है? हैदराबाद। डब्ल्यू है अफगानिस्तान, एक्स है हैदराबाद। मेजर द लेंथ ऑफ सुलेमान रेंज। ठीक है, सुलेमान रेंज की लेंथ मेजर करनी है। मैप्स पर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये आपको मैप देखने पड़ेंगे, मैप करने पड़ेंगे और चीजें याद रखोगे तभी चीजें याद होंगी। इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं है इस चीज का। सुलेमान रेंज का आपको मेजर करना है, आप रूरल लेंगे, आप ऐसे मेजर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रखा और ये तकरीबन 3.4 है। ठीक है, ऐसे मेजर हो गया। ये 3.4 सेंटीमीटर है, पर आप 3.4 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर देखोगे ये बोल रहा है 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। तो 3.4 कितना होगा? 340 किलोमीटर। खत्म, इजी। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज की आपको लोकेशन डिस्क्राइब करनी है। तो सुलेमान रेंज की लोकेशन कैसे डिस्क्राइब होगी? आप यहां पर जाएं और मुझे बताएं सुलेमान रेंज कहां पर है, कैसा है, क्यों है, बताएं। इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले लिख दोगे सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान में। सबसे पहले लिख दो सेंट्रल। सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। दूसरा, ईस्ट ऑफ कोयटा, बिल्कुल आप ये लिख सकते हो। लॉन्गिट्यूड से भी आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। बिल्कुल ऐसे आप लॉन्गिट्यूड से भी आप बता सकते हो। फिर और कहां पर है? इन दी नॉर्थ ऑफ सिंध। नॉर्थ ऑफ सिंध। या आप ये भी लिख सकते हो वेस्ट ऑफ पंजाब, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोयटा, वेस्ट ऑफ केपी के, वेस्ट ऑफ सॉरी साउथ ऑफ केपी के, साउथ ऑफ पेशावर, ईस्ट ऑफ अफगानिस्तान। आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखना है, मैं आपको पॉइंटर्स में लिख कर दे रहा हूँ। सजेस्ट व्हाई माइनिंग में बी डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया में माइनिंग क्यों डिफिकल्ट होती है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेशावर नहीं होगा, साउथ, साउथ ऑफ पेशावर होगा बनी। ठीक है, माइनिंग डिफिकल्ट क्यों होती है माउंटेनियस एरिया में? ड्यू टू रगड लैंडस्केप और हार्श वेदर कंडीशन। हार्श क्लाइमेट, वेदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, only using 1.2 only identify the amount of granite extracted। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1B का 1। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ ग्रेनाइट एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ग्रेनाइट यहाँ पर है। यहाँ पर जरा हम क्लोज जाएंगे, देखेंगे 4 100, 4 100। डिस्क्राइब हाउ मिनरल एक्सट्रैक्शन इज बेनिफिशियल टू पाकिस्तान। मिनरल एक्सट्रैक्शन कैसे बेनिफिशियल होती है पाकिस्तान के लिए, क्यों होती है? रॉ मटेरियल, minerals are raw material for industries
एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, या किसी को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। कैन बी एक्सपोर्टेड, पारस कह रहा है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। Study Fig 1.3 diagram showing forest types and altitude. Complete Fig 1.3 by using arrows to match the forest type to the altitude where it grows. Tropical thorn कहाँ होता है? Arrows मेरे पास नहीं, नहीं। चल, तो ऐसे कर लेते हैं। ये ट्रॉपिकल थॉर्न हो गया। और एल्पाइन कितना होता है? एल्पाइन 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 बताएं। एल्पाइन 4000 से 4500। बिल्कुल। कॉर्निफोरस 1000 से 4000। बिल्कुल। स्टेट टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। कौन सी दो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं? कौन से दो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से? अर्बनाइजेशन नहीं लिखें, अर्बनाइजेशन की जगह आप सेटलमेंट्स लिख दें कि सेटलमेंट्स बढ़ी। पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से फॉरेस्ट नहीं कट डाउन होते, पॉपुलेशन की वजह से नहीं होती, पॉपुलेशन की वजह से सेटलमेंट्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से होते हैं। डिफॉरेस्टेशन, यही अब्दुल्ला सर ये पूछे डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? फायरवुड आप लिख सकते हो, क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर लिख सकते हो। ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी नहीं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फॉरेस्ट कट डाउन होता है। ओवर पॉपुलेशन होती है तो आपको इंडस्ट्रीज बनानी पड़ती है, आपको सेटलमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आपको रोड्स बनाने पड़ते हैं, इसकी वजह से फॉरेस्ट को कट डाउन करते हो। छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना। ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये नहीं लिखें, आप लिखें कि सेटलमेंट्स की वजह से आपको क्लियर करनी पड़ती है लैंड। बिल्कुल। स्टेट टू रीजन फॉर ए फॉरेस्टेशन पाकिस्तान। ए फॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट लगाना। फॉरेस्ट लगाने क्यों लगाने चाहिए, बेसिकली बात है, सवाल है कि हमें फॉरेस्ट क्यों लगाने चाहिए। फॉरेस्ट हमें क्यों लगाने चाहिए? इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और क्लीन आर एनवायरमेंट, क्लीन आर एनवायरमेंट, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड इनहेल्स CO2। ये भी लिख सकते हो। आगे कुछ और लिखना है, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसा है। और टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं, प्रिवेंट सिल्टेशन, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल टेम्परेचर, सही है। इससे टूरिज्म बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, सही है। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ओहो ठीक है। वालेकुम शिखानी। टिम्बर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट बेहतर होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है। इंप्रूव का मतलब क्या होता है? अयान इंप्रूव के अल्फाज यूज ना करें यहाँ पर, थोड़ा सा नैरो डाउन करें, ठीक है। यहाँ पर हमने वैसे पढ़ने लिखे हैं, बस आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाला सवाल हमेशा 4 मार्क्स का होता है, इसमें आपको 2 पॉइंटर्स, हमेशा एक्सप्लेन वाले में याद रखना, आपको 2 पॉइंटर्स लिखने होते हैं और उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। चले अब सवाल देखें, 1 का D, इवेल्युएट, ये evaluate the opportunities for and challenges of continuing to develop mineral resource extraction sustainably in Pakistan। किस तरीके से, किस तरीके से तो नहीं कह रहा, ये कह रहा है क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या मसले होते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या मसले होते हैं अगर आप मिनरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करो, तो क्या पॉसिबिलिटी है?
आप वैसे किस तरह आप कर सकते हो मिनरल एक्सट्रैक्ट? जिस तरह आपका प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आपको डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ता है माइनिंग के लिए। और क्या पॉसिबिलिटी में आप क्या लिख सकते हो? किस तरीके से मिनरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सस्टेनेबल तरीके से, किस तरीके से मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हो सस्टेनेबल तरीके से, क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा भाई, प्रॉब्लम हो गया लैक ऑफ स्किल वर्क है, ठीक है, इस लैक ऑफ स्किल माइनर लिख दें। अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो? आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करो। मॉडर्न इक्विपमेंट से क्या होगा? मॉडर्न इक्विपमेंट से आपकी एनवायरमेंट डैमेज कम होगा और एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगी। साइंटिफिक लाइंस पर माइनिंग करें, बिल्कुल। और आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने अपने माइनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, एजुकेट करें। और जो माइनिंग वेस्ट है, जो माइनिंग वेस्ट निकलता है उसको आप ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ करें, उसको ट्रीट करें और फिर आप डिस्पोज ऑफ करें, ऐसा आप ना करें। और प्रॉब्लम में डिफॉरेस्टेशन है, लैक ऑफ कैपिटल है, पैसा इतना नहीं है, ये सारी बातें लिख सकते हैं। अब आंसर पढ़ते हैं। Mineral extraction could be made sustainable if mining waste is treated before disposal to reduce water contamination from entering rivers. समझ में आया? Mineral extraction could be made sustainable if mining waste is treated before disposal to reduce water contamination from entering rivers. Secondly, provide training of using modern equipments for extraction to miners, which will reduce the negative impacts of extraction. समझ में आया? सबसे पहले मैंने लिखा कि माइनिंग का बेस आप डिस्पोजल से पहले उसको ट्रीट करो जिससे वाटर कंटेमिनेशन नहीं होगी। दूसरी बात, सेकेंडली प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स। आप अपने माइनर्स को मॉडर्न इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दे जिससे वो एक्सट्रैक्शन तो करेंगे पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम से कम होंगे, इन्वायरमेंटल डैमेज कम से कम होगा, फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। Problems. However, it is not possible as mining causes deforestation, which harms the environment, resulting in soil erosion and loss of habitat for wildlife. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको डिफॉरेस्टेशन करनी ही पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो, आप जितना भी साइंटिफिक लाइन पर चले जाओ, कुछ भी कर लो, पर आपको डिफॉरेस्टेशन करनी ही पड़ेगी, विच हार्म्स द एनवायरमेंट रिजल्टिंग सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, डेवलप भी कर दिया। मोर ओवर वी डू नॉट हैव इनफ कैपिटल टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स विच इंक्रीज द हार्म एंड डैमेज द एनवायरमेंट इवन मोर। आपके पास कैपिटल ही नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन यूज करो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट तो डैमेज होगा ही होगा। इन माई ओपिनियन वी कैन मेक इट सस्टेनेबल by enforcing strict environmental guidelines. Example, before disposal of waste, it has to be treated. ये environmental guidelines आपको यूज करनी चाहिए जिसकी वजह से आप सस्टेनेबल की तरफ जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। ये आपको लिखना, इस तरीके से आप 6 मार्कर करते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये था क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी इसके अंदर, कोई भी घुमा फिरा। और ज्योग्राफी होता ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता। यहां तक जरा एक दफा मुझे बता दें, सबको क्लियर है? हर एक बच्चा जरा एक मैसेज कर दे। अयान, अयान, अब्दुल्ला, रियासत, अब्दुल्ला, उजैर, आयशा, अलिजबा, अलमान, अमना, अनीका, डीब, आयशा, अयान, बनीन, हामिद, हुसैन, इसरा, जन्नत, अयान, इबान, मिसाल, अयान, समीर, साकिब, सारिम, शखानी, सुहान, उमर, वासिल, सुफियान, ईशल और बहुत सारे बच्चे जिसका नाम मैंने नहीं भी लिया, वो भी जरा मुझे बता दे। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है ना?
मनी दोबारा से 6 मार्क वाला एक्सप्लेन करूं? समझ नहीं आया जन्नत? भाई ये क्वेश्चन ये था कि मिनरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को किस तरह आप सस्टेनेबल बना सकते हो। मिनरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन जो आप कर रहे हो, मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, उसे किस तरह आप सस्टेनेबल बना सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटी आप सस्टेनेबल बना सकते हो, क्या मसले आएंगे उसके अंदर। तो किस तरह बना सकते हो सस्टेनेबल? आप जो वेस्टेज, जो मिनरल का जो नीचे की जमीन में से जब आप माइनिंग वाइनिंग करते हो तो मिट्टी विट्टी निकलती है, उसको ऐसे ही ना फेंको, उसको आप सबसे पहले ट्रीट करो, उसको सही करो और फिर डिस्पोज ऑफ करो। फिर दूसरा क्या है, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो मॉडर्न इक्विपमेंट्स की, जिसकी वजह से माइनर्स को पता होगा कि मॉडर्न इक्विपमेंट किस तरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट्स कम से कम होंगे। फिर ये था कि आप डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम ये थी कि आपको डिफॉरेस्टेशन तो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट तो हार्म होगा और सॉइल इरोजन होगी और लॉस ऑफ हैबिटेट होगा। नेक्स्ट, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीन यूज करने के आपके पैसे ही नहीं है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा डैमेज होगा। बनी ना जन्नत, समझ में आया? बस आपको मिनरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को किस तरह आप सस्टेनेबल कर सकते हो वो आपको करना है, वो आपको बात करनी है, किस तरह मिनरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को सस्टेनेबल बना सकते हो। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कंटेंट कॉपीराइट की वजह से ऐड किया तो हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पा जाओ, स्टेट द सीजन वेयर रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एक्सपीरियंस रेनफॉल फ्रॉम। मुझे पता है साउथ वेस्ट मानसून में किस सीजन में बारिश आती है, किस सीजन में आपके साउथ वेस्ट मानसून किस सीजन में होती है? समर। और वेस्टर्न डिप्रेशन विंटर। कितना आसान है यार, एग्जाम में क्यों हमारे साथ मजा मस्ती कर रहा है? हम इतनी मेहनत करी, पूरा साल हमने पढ़ा, एग्जाम में फिर भी समर विंटर हमसे पूछ रहा है, कोई तरीका होता है? कुछ मुश्किल तो सवाल लाए। एग्जाम में पता नहीं मजाक कर रहा है, इतनी मेहनत भी करवाता है फिर आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये बता दो भाई, कोल्ड विंटर आइडेंटिफाई द लोकेशन इट इज एसोसिएटेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस गिवन, सर्कल द, ठीक है। कोल्ड विंटर, माइल्ड समर और रेनफॉल इन ऑल सीजन कहाँ होती है? मुझे पता है कोल्ड विंटर, माइल्ड समर और रेनफॉल इन ऑल सीजन कहाँ होती है? क्या केपीके में होती है, क्या साउथ ईस्ट सिंध में होती है, क्या नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में होती है? बेटा आप पंजाब कह रहे हो मेरे भाई, पंजाब तो ऑप्शन में ही नहीं है, आपके लिए कोई नया ऑप्शन बना है? जी, केपीके। कोई मसला नहीं, हाँ हाँ, केपीके। ठीक है भाई। माइल्ड विंटर, वार्म समर और एक्सट्रीम एरिडिटी। एक्सट्रीम एरिडिटी कहाँ होगी भाई, खुद सोच लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। एक्सट्रीम एरिडिटी कहाँ होगी? बिल्कुल बलूचिस्तान। बाकी ऑप्शन देखने से एक्सट्रीम एरिडिटी का नाम आ गया तो बस सेंट्रल बलूचिस्तान ही होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सबने सही जवाब दिया। पर साउथ वेस्ट सिंध कौन सा सिंध है? अब पता है साउथ वेस्ट सिंध, ये कराची के बिल्कुल लेफ्ट वाला। तो कराची से अगर आप लेफ्ट जाओ तो हब हब आता है, वहां पर कोई एक्सट्रीम एरिडिटी नहीं होती मेरे भाई, एक्सट्रीम एरिडिटी नहीं है। हाँ मैडम, हमने इसलिए ये पार्ट नहीं करा क्योंकि ये पास पेपर में सवाल ही नहीं, कंटेंट रिमूव ड्यू टू कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, इस वजह से मैंने करा। अब मैं विदाउट दिस फिगर देखकर मैं नहीं जवाब बता सकता आपको, मैं नहीं हेल्प कर सकता। ठीक है, समझ में आई? ठीक है। थैंक यू हम। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब दी थ्री करेक्टर्स, ये तो मसला पड़ गया, अरे क्या मसला, अभी क्या टेंशन नहीं है।
अच्छा भाई, इंसर्ट देखें, फोटोग्राफ देखें ऑफ लैंडस्केप। ठीक है भाई, आपको मैं फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखें भाई, सवाल पहले, डिस्क्राइब दी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंडस्केप शोन। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है भाई। देख लें भाई, क्या है ये। शुक्र, बहुत सारे भाई, बहुत सारे पॉइंटर आ गए, बिल्कुल सही है, आपने सही बोला। आप लोग लार्ज एरिया भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सैंड तो दिख ही रही है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ड्राई ड्राई ना लिखें, ये देखें, ये रॉकी एरिया। यहाँ पर आप लिख लें रॉकी एरिया, सैंड ड्यून्स, ये लिख दें, बैरन लिख दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आसान है। क्या यार, कितना आसान है, एग्जाम में नहीं यार, एग्जाम में बिल्कुल हंसी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ओ भाई, ब्लू स्काई लिखोगे पे सुनोगे हाँ। ये हॉट क्लाइमेट एट डे, कोल्ड एट नाइट, भाई ये कहाँ से, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ से पता चल रही है। हाँ, पे चेकिंग वो ऐसी करेगा कि बस पे भाई, इजी ज्योग्राफी को, हाँ ज्योग्राफी आसान है बस। चलो, डिस्क्राइब हाउ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, मेरे ख्याल से हमने ये विंटर 2025 में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, नहीं करा हुआ है। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करता है पाकिस्तान के। एल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे, जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, उतनी एयर थिन होगी। जितनी एयर थिन होगी, वो लेस हीट ऑब्जर्व करेगी। वो हीट कम से कम ऑब्जर्व करेगी। जब हीट कम से कम ऑब्जर्व करेगी, तो फिर आपका टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कम ही होगा। लिख दें बस, आसान, बड़ी मेहनत से मैंने आपको एल्टीट्यूड समझाया हुआ है। लेटिट्यूड, लेटिट्यूड क्या होता है, जितना आप इक्वेटर के करीब होगे, उतना सन की जो रेज है वो डायरेक्टली हिट करेगी, जिसका मतलब टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। या आपको पे एंगल ऑफ द सन समझना है तो एंगल ऑफ द सन भी समझा देता हूं मैं। ये देखें, ये अर्थ, ये हम कर देते हैं, हाँ ये हम कर देते हैं सूरज, ये हम कर देते हैं अर्थ। सन की रेज इक्वेटर पर डायरेक्टली हिट करती है। जितना एंगल, एंजल लिखा हुआ एक बंदे ने बेटा, एंगल एंगल, जितना एंगल कम होगा, उतना आपका टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना एंगल ज्यादा होगा, उतना टेम्परेचर कम होगा। जितना एंगल कम होगा, उतना सन की रेज, जितना एंगल कम होगा, एंगल अगर कम है तो सन की रेज डायरेक्टली हिट करेगी, कोई स्लांट नहीं जाएगी, जिसमें टाइम, टाइम कम से कम लगेगा, क्योंकि एंगल कम है, सन की रेज डायरेक्टली हिट कर रही है अर्थ को। टाइम कम लगेगा, जिसमें हीट लॉस कम होगी। जितना हीट लॉस कम होगा, उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जितना एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा है, इसका मतलब सन की रेज ज्यादा स्लांट होगी। जितना स्लांट होगी, उतना ज्यादा टाइम लेगी पहुंचने के लिए, उतना हीट लॉस कम होगा, उतना टेम्परेचर भी कम होगा। अब समझ गए, सिंपल। अब कोई सवाल तो नहीं है इसमें। ये क्या एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड की मुश्किल बात तो नहीं थी, ये समझ गए हो आप लोग। किसी को यहां पर तो मसला नहीं है, मसला है तो रोक के पूछ लो। हाँ, बच्चों वाला ये शिकानी, पर जब टेस्ट में मैं देता हूं, फिर आप बोलते हो सर ये क्या दे दिया। हम भी छोटे बच्चे। चल, एक्सप्लेन हाउ रेन स्टॉर्म कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। रेन स्टॉर्म कैसे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है।
बारिश होगी भाई, बारिश हो रही है भाई, बारिश हो रही है, बच्चों बच्चों बच्चों। अगर बारिश होगी तो क्या होगा? अगर हैवी रेन पड़ेगी तो क्रॉप का तो सत्यानाश हो जाएगा। क्रॉप विल बी वॉश्ड अवे। क्रॉप का सत्यानाश हो गया भाई। क्रॉप तो तबाह हो गई आपकी। दूसरा मसला क्या आ सकता है? अगर हैवी रेन होगी तो क्या होगा? ये भी आप लिख सकते हो। अगर अगर तेज हवा चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टूट जाएंगे, ये भी आप लिख सकते हो। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बेटा, एक्सप्लेन करें। ये फ्लैश फ्लड से मैं क्या समझूंगा? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स टूटेंगे तो आपके, आप ये लिख सकते हैं कि आपका ट्यूबवेल कैसे चलेगा? ट्यूबवेल तो इलेक्ट्रिसिटी पोल से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी चलता है, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों से चल सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ट्यूबवेल कैसे चलाओगे? रेडबुल पी के चलाओगे, स्टिंग पी के चलाओगे? नहीं चला सकते। ये भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात भी लिख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन से इफेक्ट होगा, इसका मतलब मार्केट में आप क्रॉप की सप्लाई कम हो जाएगी। दो डिटेल पॉइंटर देने हैं, बिल्कुल। एक्सप्लेन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन हमेशा 4 मार्क्स का होगा और आपको 2 पॉइंटर्स लिखने हैं। दो रीजन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। समझ रहे हैं? मुझे कहाँ कहाँ टैग कर रहे हो आप लोग, अपनी बातें कर रहे हो। जी जी। पर ये रेन स्टॉर्म की बात कर रहा है। रेन स्टॉप, रेन से अलूवियम का ताल्लुक कम है। नहीं लिखेंगे। चलो, 4-5 रीजन लिख लें, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। लिख तो आप सकती हैं, पर आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन करना लाजमी है। इसमें इसकी मार्किंग स्कीम कैसे बनती है? आपने एक सिंपलिस्टिक पॉइंट लिखा। अगर आपने सिर्फ रीजन लिखा, सिर्फ रीजन लिखकर छोड़ दिया, तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इसी रीजन की एक्सप्लेनेशन करी तो 2 मार्क्स। फिर दूसरा रीजन लिखा तो 1 मार्क, एक्सप्लेनेशन करी तो 2 मार्क्स। तो दो दो बन गए 4। 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल। 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। चलो, इन द सवात वैली विंटर टेम्परेचर्स कैन बी एज लो एज -10। अच्छा भाई, सवात में -10 डिग्री हो जाता है, सही है। एंड देयर इज रेगुलर स्नोफॉल, ठीक है भाई, हम समझ गए आपकी बात। क्या कहना चाह रहे, सवाल हम समझ गए। इवेल्युएट द बेनिफिट्स बताओ, चैलेंजेस बताओ लो टेम्परेचर। सभी कम टेम्परेचर के क्या बेनिफिट्स और क्या चैलेंजेस होंगे, हमें ये बताना है। सही है। आइस एंड स्नो फॉर पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न एरिया। आप मुझे फायदे और नुकसान बताओ। सवात में रहने के लोग, जो सवात में लोग रहते हैं, उसके फायदे नुकसान बताओ। जो सवात में लोग रहते हैं उनके फायदे नुकसान बताओ। क्या सवात जैसे एरिया में रहने का कुछ फायदा है या नुकसान है? बेनिफिट्स, प्रॉब्लम। क्या बेनिफिट है सवात में रहने का? सीनिक ब्यूटी से बेटा क्या होगा, एक्सप्लेन करो कुछ बातें। बेनिफिट आप ये लिख सकते हो, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। एग्जाम्पल, टूरिस्ट गाइड। एग्जाम्पल, ड्राइवर। प्रॉब्लम में आप ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर इन जगहों पर नहीं होती। बेनिफिट ये लिख सकते हो कि फ्रूट फार्मिंग होती है। फ्रूट फार्मिंग तो आप कर ही सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज की क्या, कहाँ से बातें आ रही हैं? हाँ, टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज आप बोल सकते हो। टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। और क्या होगा?
प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो वाटर पाइप्स जाम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई का मसला होगा, घरों में पानी नहीं आएगा क्योंकि वाटर पाइपलाइन फ्रीज हो गए। यहाँ पर प्रॉब्लम में आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉस्ट बाइट का मसला होता है, हाथ वाथ जम जाते हैं तो फिर उंगली उंगली काटनी पड़ती है। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल सही बोला, स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन में मसला आएगा, बिल्कुल सही है। बेनिफिट्स आप ये लिख सकते हो कि कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश करती है, सही है। यहाँ पर गैस सप्लाई नहीं होती, लिख सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि रगेड लैंडस्केप होता है तो गैस पाइपलाइन आप नहीं बिछा सकते हो, यहाँ पर गैस की सप्लाई नहीं होती। आइस स्केटिंग टूरिज्म से आप लिंक कर सकते हो, पर ये नहीं लिखना कि आप आइस स्केटिंग करेंगे, आइस स्केटिंग से क्या होगा ये लिखना लाजमी है। एक्सीडेंट्स होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। एवलांचेस की वजह से घर टूट सकते हैं, लिख सकते हो। Areas like Sabat experience cold temperatures with heavy rainfall, leading to blockage of roads due to avalanches, resulting in transportation problem for people. कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हैवी रेनफॉल होती है, इस वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, एवलांचेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन मसला आएगा, सिंपल। Moreover, extreme low temperature will result in freezing of water pipes, creating problems in water supply. However, natural landscape of mountains attract tourists to travel, leading to employment opportunity. Example guide for locals, increasing the standard of living. देखो दिमाग में अगर क्लैरिटी होगी ना, 6 माह का आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और एक बात मैं 1000 बार बता चुका हूं अपने बच्चों को, मैं आज एक और बार बता रहा हूं कि एक पॉइंट में सिर्फ एक बात करोगे। मैंने देखो एम्प्लॉयमेंट की ही बात करी, उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट से मैं डेवलप कर दिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक सेंटेंस में सिर्फ एक बात करो, सारे पॉइंटर्स को जंबल अप करोगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आयान। Secondly, areas like Savar are suitable for fruit farming, example apples, which is an additional income for the locals, resulting in decreasing the food shortage in the country. फ्रूट फार्मिंग करोगे जिससे लोकल्स को पैसे भी मिलेंगे और फूड शॉर्टेज भी कम से कम होगी। अरे कितना आसान है यार, मैं देखो कोई भारी इंग्लिश भी यूज नहीं कर रहा, सिंपल इंग्लिश, सिंपल पॉइंटर्स यूज कर रहा हूं और हमें मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई? ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहां तक कोई मसला तो नहीं? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी ना, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पे मैंने टूरिस्ट गाइड की लिखी थी, यहाँ मैंने एप्पल्स की लिखी। इंशाल्लाह यार, ए स्टार सबका इंशाल्लाह। बस मेहनत करें, दिमाग के अंदर क्लियरिटी लाएंगे ना तो आपका आ जाएगा ग्रेड। और कोई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ क्लियरिटी लानी है दिमाग में, कोई भी मुश्किल नहीं है ग्रेड लाना। जी जी, सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बिल्कुल। आप यूजिंग फिग 3.1, क्या बात कर दी हुसैन ने। जैसे कि मैंने एक बात कहीं सुनी थी कि कोई भी चीज ना 2 दफा होती है, ये पता नहीं किसने बोली थी। कोई भी चीज 2 दफा होती है, एक दफा आपके दिमाग में सबसे पहली दफा होती है और दूसरी दफा रियल में होती है। अगर दिमाग में आपकी वो चीज आप नहीं सोच रहे तो रियल में कभी हो ही नहीं सकती। आपको सबसे पहले दिमाग में वो इमेजिन करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। ये क्या मुश्किल है यार, ये कितना बच्चों वाला ज्योग्राफी का पेपर है, ये क्या पेपर है? सोचो तो सही, आप इस साल लाओगे, आ जाएगा। शान बस। ठीक है। सिटी दैट इज लोकेटेड, चलो भाई आप आगे सवाल पा जाओ। भाई मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, अपने आप में बस सेल्फ बिलीफ रखें कि आप कर सकते हैं। मोटिवेशन बड़ी शॉर्ट टर्म तक आपको आगे लेके जाएगी, अपने आप पे बिलीफ रखें और काम करें, इजी सिंपल है। और बातों बातों में अयान कुरैशी ने गलत जवाब दे दिया।
ये कह रहा है अ सिटी दैट इज लोकेटेड क्लोज टू अ थर्मल पावर स्टेशन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्यों मोबाइल बताएं, क्यों मोबाइल मिलेगा? बताएं, अ सिटी दैट इज लोकेटेड क्लोज टू अ थर्मल पावर स्टेशन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कोयटा। क्यों मोबाइल किसका हुआ? जन्नत का हुआ भाई क्यों मोबाइल। अगला सवाल। अगला सवाल मोटर बाइक के लिए। अगला सवाल मोटर बाइक के लिए। नंबर ऑफ थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कितने पावर स्टेशन है? हिबान की मोटर बाइक हुई भाई, मोटर बाइक हिबान की हुई। 6। 1 2 3 4 5 6। लिस्बा ऑब्वियसली। जी तो पाकिस्तान नहीं चल रहा। 6 6 मे बी की बातें क्या हो रही हैं? सिर्फ 6। आओ। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन भाई। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्राइब करते हैं क्या है यार? बिल्कुल ही क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करते हैं अभी? जरा बता दें यार, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करें। अनइवन है एक तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सिंध में 6 हैं। पंजाब में मोस्टली ऑन द साउथ ऑफ पंजाब है। बलूचिस्तान में 3 है। एक कोयटा के पास है। मोस्टली अगर आप देखें तो रिवर इंडस के अराउंड है। रिवर इंडस के अराउंड सारे थर्मल पावर स्टेशन है मोस्टली अगर आप देखें तो। ये भी लिख सकते हैं। दे नीड वाटर ये बात ही नहीं करना। क्यों है ये मैंने आपसे नहीं पूछा। मैंने आपसे पूछा कि कहाँ है, सिर्फ वो बताना है। कहाँ है वो बताने, क्यों की बात नहीं करना। ठीक है। तो लिख देना कि भाई पंजाब में कितने, 1 2 3 4 5 बस। सबसे ज्यादा सिंध में है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, सबसे ज्यादा सिंध में है। रिवर इंडस के अराउंड है। बलूचिस्तान में 3 है, केपीके में एक भी नहीं है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्कुल। अ डायग्राम ऑफ अ कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन। ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? ये है आपका कूलिंग टावर। ये क्या है? बॉयलर। इसके बाद ये क्या है? टरबाइन। ये क्या है? जनरेटर। 2 मार्क्स मिल गए क्या यार एग्जामिनर, क्या करें हम तेरा। हाउ कोल इज माइंड इन ओपन कास्ट माइनिंग। यूज ऑफ पावर शवल टू डिग, फॉर डिगिंग। देन कोल। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात भी लिख सकते हो, कोल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रक्स। जाइंट एक्सकेवेटर। जाइंट एक्सकेवेटर लिख दे बस। जी एलिशबा। जी जन्नत, मैसेज कर दीजिएगा, दे दूंगा। अलमान क्या मसला है आपको? क्या क्यूरी है आपकी? ये वाला दोबारा माइन। अच्छा ये कह रहा था डिस्क्राइब हाउ कोल इज माइन इन ओपन कास्ट माइनिंग। 3 टाइप की माइनिंग होती है, एक ओपन कास्ट होती है, दूसरी शाफ्ट होती है, तीसरी एडिट होती है। एडिट और शाफ्ट को तो कहते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ओपन कास्ट ऊपर ऊपर से की जाती है। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, पावर शटल यूज होता है डिगिंग के लिए।
पावर शेल होता है डिगिंग के लिए, तो पे कोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ट्रक्स। बस खत्म, 2 मार्क्स मिल गए। कॉस्ट इज वन फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट एक फैक्टर है जिससे दैट कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। State three other factor that can affect the availability of electricity in corruption. Oh, in Pakistan, corruption पढ़ दिया। State three other factor that can affect the availability of electricity in Pakistan. तीन और फैक्टर बताने। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं लोड शेडिंग। रेनफॉल की वजह से क्या होगा बताओ। रेनफॉल आपने क्यों लिखा, क्यों बोल रहे हो रेनफॉल। दूसरा, रगड लैंडस्केप की वजह से क्या नहीं हो सकता। तीसरा, तीसरा क्या आएगा। समझ नहीं आ रहा, समझ में क्या नहीं आ रहा भाई। कॉस्ट एक फैक्टर है जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट होती है। तीन अदर फैक्टर्स बताओ जिससे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। सबसे पहला लोड शेडिंग, दूसरा रगिड लैंडस्केप, तीसरा, तीसरा क्या लिख सकते हैं, फ्लड, हैवी रेनफॉल। समझ में आया आप लोगों को। सिल्टेशन भी लिख सकते हैं आप। सिल्टेशन की वजह से भी सप्लाई कम हो जाएगी। पोल डैमेज ड्यू टू स्टॉर्म्स, बिल्कुल। लो पॉपुलेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलो, एक्सप्लेन व्हाई द कॉस्ट ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्स इन पाकिस्तान में इंक्रीज। अच्छा भाई, कुछ नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज महंगे हो सकते हैं, क्यों। ग्लोबल टेंशन की वजह से, क्योंकि आपका नॉन रिन्यूएबल, ये अच्छा बोला, नॉन रिन्यूएबल आपका इंपोर्ट होता है। तो जब इंपोर्ट होगा तो हो सकता है ग्लोबल टेंशंस की वजह से, ग्लोबल टेंशंस की वजह से उसकी सप्लाई कम हो जाए। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ये आपकी कॉस्ट आपको महंगा मिलेगा। सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, ऐसा लिखे। प्राइस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की प्राइस महंगी हो जाएगी। जब नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स महंगे हो जाएंगे तो फिर आप, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। नॉन रिन्यूएबल की इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट ग्लोबल टेंशन की वजह से सप्लाई कम हो गई, जैसे कि एग्जांपल ऑयल। तो ऑयल की वजह से प्राइस, ऑयल ऑयल महंगा हो गया, ऑयल की सप्लाई कम हुई तो ऑयल की प्राइस बढ़ी। जब ऑयल की प्राइस बढ़ी तो आप क्या करोगे, आपकी ऑयल महंगा हुआ तो आपकी बिजली महंगी हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है। तो नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप इंपोर्ट करते हो, ग्लोबल टेंशन कैसे सप्लाई कम हो गई, ऑयल की प्राइस बढ़ी, तो फिर आपका महंगा हो गया। अच्छा, दूसरा रीजन आप क्या लिख सकते हो, दूसरा रीजन आप क्या लिख सकते हो, बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है। रिजर्व कम हो गए, रिजर्व ही खत्म हो गए। जब रिजर्व कम हो जाएंगे तो आपकी वही सप्लाई डिमांड वाली बात हो जाएगी। पर आप कोई और रीजन बताओ, कोई और रीजन है आपके दिमाग में। जी, कॉस्ट ऑफ सम नॉन रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज पाकिस्तान में, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से सप्लाई, डिमांड ज्यादा है जिसकी वजह से सप्लाई कम है। सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी शॉर्टेज क्रिएट होगी। जब शॉर्टेज क्रिएट होगी तो फिर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्रॉस भी बढ़ जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। नहीं बनी, दोनों अलग हैं।
ये मैं आपको कह रहा हूँ, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी और सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, तो पे आपकी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। फिर नॉन रिन्यूएबल की इंपोर्ट की मैंने आपको बताई, ग्लोबल टेंशन वाली बात बताई। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? दैट कैन बी रीयूज अगेन, दैट कैन बी रीयूज बेसिकली, बस दैट कैन बी यूज अगेन और रीयूज, दोनों बात सेम है। डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज। जियोथर्मल जियोथर्मल रिसोर्सेज की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हो, आपको पता है? जियोथर्मल में आप क्या यूज करते हो? जियोथर्मल में आप क्या क्या यूज करते हो? अर्थ की हीट, बिल्कुल। आप अर्थ की हीट यूज करते हो। तो इसमें आप लिखोगे कि आप सबसे पहले तो ड्रिलिंग करते हो, आप ड्रिलिंग करते हो, ड्रिलिंग से आप अर्थ की हीट ढूंढते हो। जब आपको हीट मिल जाती है, तो उस हीट की मदद से आप पानी को गर्म करते हो, वाटर गर्म करते हो, और उससे पे स्टीम पैदा होती है। उस स्टीम से आपका टरबाइन मूव होता है, और टरबाइन पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। टरबाइन बेसिकली पावर जनरेट करता है, और पे एनर्जी जनरेट करता है, और फिर आपका जनरेटर जो है वो उससे पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। खत्म होगी बात। ठीक है। ठीक है, ड्रिलिंग से आप हीट निकालोगे। याद रखना, डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज। ड्रिलिंग से आप हीट निकालोगे, हीट हीट फाइंड आउट करोगे, उस हीट से वाटर को गर्म करोगे, उस वाटर से स्टीम बनेगी। जब पानी को गर्म करोगे तो स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम से टरबाइन पड़ेगा, टरबाइन चलेगा, और टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। खत्म, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई यहाँ तक? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? मनीन, आप क्या नहीं समझी? जियोथर्मल क्या होता है? जब अर्थ की हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, तो सबसे पहले आप अर्थ की हीट को ढूंढोगे ड्रिलिंग से। ठीक है, ड्रिल करोगे, जहां अर्थ की हीट मिलेगी वहां पर रुक जाओगे। उससे फिर आप वाटर को गर्म करोगे उस हीट से। वाटर को जब गर्म करोगे तो वाटर से स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलेगा, और टरबाइन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब बताएं, इसमें कुछ मुश्किल है क्या? अगर नहीं आया तो दोबारा मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पक्का बनी, पक्का समझ गए आप? चल बैठ। Pakistan should focus more on small scale power generation such as solar panels in villages. ठीक है। तो पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए स्मॉल स्केल पावर जनरेशन में, जैसे सोलर पैनल्स इन विलेजेस। ठीक है। पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन लार्ज स्केल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। तो ये कह रहा है भाई छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, ये कह रहा है बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का फायदा क्या है? अगर हम व्यू ए को डिस्कस करें, तो व्यू ए के बारे में हम क्या लिख सकते हैं आप? अच्छा, ऐसे सवाल में आपको दोनों व्यू को डिस्कस करना लाजमी है। ऐसे सवाल में दोनों व्यू को डिस्कस करना लाजमी है। ये नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, दोनों व्यू को डिस्कस करोगे। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप फायदा लिखें, नुकसान लिखें, जो लिखना है लिखें, पर आप दोनों व्यू को डिस्कस करेंगे। दोनों का एक एक डेवलपमेंट एटलीस्ट लिखेंगे। वरना मेरी बात मानो तो 2 डेवलपमेंट व्यू ए के लिखो, 2 डेवलपमेंट व्यू बी के लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, आखिर में कंक्लूजन दे दो।
तो स्मॉल स्केल पावर जनरेशन जैसे सोलर पैनल से क्या होगा, बहुत सारे विलेजेस में, तो बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो तो आपके नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं होते। जब नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तो ये सोलर पैनल इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है। और क्या लगता है, बेसिकली ये हुसैन ने ये बात करी कि इंडिपेंडेंटली विलेजेस वाले अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उनको ग्रिड की झंझट नहीं चाहिए होगी, ग्रिड से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ठीक है, अब सोलर पैनल और स्मॉल स्केल पावर जनरेशन के मसले क्या होते हैं। बस बस, क्या क्या बोल रहे हो आप लोग। बिल्कुल। मुझे बताएं, पावर जनरेशन सोलर पैनल से क्या मसले क्या फायदे होंगे। एक तो हमने फायदा सीख लिया। दूसरा, सोलर की मेंटेनेंस के बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि सोलर पैनल जैसी चीज है ना, ये इसके कुछ इक्विपमेंट और उसकी जो बैटरीज होती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं। तो ये तो आपकी कॉस्ट को बहुत ऊपर ले जाएगी। तो छोटे छोटे जो बंदे होंगे, जो लोकल्स होंगे, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अफोर्डेबिलिटी से बाहर की चीज जा सकती है। दूसरा, पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन लार्ज स्केल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स सच एज हाइडल डैम्स। तो भाई आपको फोकस करना चाहिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पर, हाई मेंटेनेंस। सुफियान बिल्कुल सही, आप लिख सकते हैं पाकिस्तान को लार्ज स्केल पर काम करना चाहिए प्रोजेक्ट्स पर। हाँ ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो सकती है। दूसरा क्या होगा, दूसरा अब इसमें आप क्या बात लिख सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट, भाई इतना तो पैसा ही नहीं है भाई, कैसे करेंगे हम, पैसे ही नहीं है। बिल्कुल सही है, आंसर पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू व्यू ए, स्मॉल स्केल पावर जनरेशन विल बी रिलेटिवली लेस कॉस्टली। इसकी कॉस्ट कम होगी एंड इज बेस्ट सुटेबल इन रिमोट एरिया दैट हैव नो एक्सेस टू नेशनल ग्रिड। दिस विल इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप स्मॉल स्केल पावर जनरेशन कर रहे हैं जो कि लेस कॉस्टली होगा एंड इज बेस्ट सुटेबल इन रिमोट एरिया जिसके पास नेशनल ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं है, उससे इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। Secondly, small scale projects like solar need equipment, example batteries, which may be too expensive for the people. Secondly, जो small scale projects हैं जैसे कि solar need equipment, example battery, which may be too expensive for the people. VUB, however, according to VUB, large scale power generations will have large capacity. Example में लिख देते हैं, कोई भी example आप लिख लें, आप हाइडल लिख दें। ठीक है। which have large capacity to produce electricity, which can solve energy crisis of Pakistan. Secondly, large projects is quite expensive, which government can't afford. Putting burden on Pakistan's economy can result in taking loans from foreign country. देखिए मैं किस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरह क्लियरिटी के साथ एक सेंटेंस में सिर्फ एक बात करता हूँ कि व्यू बी का मतलब है कि लार्ज पावर जनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी जो एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। सेकेंडली, लार्ज प्रोजेक्ट्स क्वाइट एक्सपेंसिव विच गवर्नमेंट कांट अफोर्ड, पुटिंग बर्डन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी कैन रिजल्ट इन टेकिंग लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। In my opinion, large scale projects can reduce the frequency of load shedding, gives constant energy supply to the industries. जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स है वो लोड शेडिंग को कम करेंगे, जो कि इंडस्ट्रीज को एनर्जी सप्लाई कॉन्स्टेंटली करेगी। ठीक है।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। ड्राई पोर्ट्स, इंटरनेशनल सी पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। आइडेंटिफाई इंटरनेशनल सी पोर्ट लेबल इन वाई एंड जेड। वाई कौन सा पोर्ट है? वाई कौन सा पोर्ट है? गवादर, गुआदर। जेड कौन सा पोर्ट है? नहीं भाई नहीं, कराची नहीं, पोर्ट कासिम। कोरंगी नहीं लिखेंगे, पोर्ट कासिम लिखेंगे। कोरंगी लिखेंगे, मार्क्स कटेंगे। पोर्ट कासिम। चॉइस तो क्यों छोड़ेंगे? जी सर, जी सर। स्टेट द कंपास डायरेक्शन फ्रॉम पेशावर टू क्वेटा। ये कैसे पता चलेगा? क्या मैं आपको मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये आपका गवादर है, ये आपका पोर्ट कासिम है। इंटरनेशनल सी पोर्ट आपका पोर्ट कासिम है। इसका जरूरी है मतलब व्यू ए लिखना जरूरी नहीं है, व्यू बी के साथ भी कर सकती थी, पर व्यू ए व्यू बी किसी के साथ करना लाजमी है। अल्लाह, मक्खी ने परेशान कर दिए। बस, ठीक है। स्टेट द कंपास डायरेक्शन फ्रॉम पेशावर टू क्वेटा। सब पेशावर से क्वेटा कहां पर है? पेशावर से क्वेटा कहां पर है? साउथ वेस्ट। कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट। मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट के जरा आपको कंपेयर करना डिस्ट्रीब्यूशन। तो बता दें यार, सबसे पहले तो की देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। लेकिन भाई केपीके में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो हैं। केपीके में एयरपोर्ट है, पर केपीके में ड्राई पोर्ट नहीं है। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। पंजाब में दो एयरपोर्ट है और एक ड्राई पोर्ट है। कोयटा में दोनों है, ड्राई पोर्ट भी एयरपोर्ट भी है। साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में ड्राई पोर्ट नहीं है, पर एयरपोर्ट दो हैं। सिंध में, सिंध के बॉर्डर के पास एयरपोर्ट भी है और ड्राई पोर्ट भी है। ये बस डिस्ट्रीब्यूशन बता दें। नहीं यार, कहाँ मुश्किल है ये, बस कंपेयर कर दिया हमने। विच फैक्ट थ्री फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। तीन फैक्टर्स बताने हैं डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट जो अफेक्ट करते हैं। तीन फैक्टर बताओ एयरपोर्ट की डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं। तीन फैक्टर बताओ जो एयरपोर्ट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। रगेड लैंडस्केप, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और डिमांड। फ्लैट लैंड, बिल्कुल रगेड लैंडस्केप या आप फ्लैट लैंड लिख सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी। भाई कौन इसको करना पड़ेगा। 2018 में 7.2 है। 2018 में 7.2 है। 2018 कहाँ है? यहाँ है। 2019 में कह रहा है 8.3 है। 8.3 है। और कुछ यहाँ पर आएगा। तब इस तरीके से ग्राफ को बना देंगे, ठीक। Pakistan has a large rail network linking major cities. A main line runs from north to south, connecting
अच्छा, चूज अ करेक्ट, ठीक ठीक है। कनेक्टिंग पेशावर इन द नॉर्थ एंड डैश इन द साउथ। ये देख लो, मेजर सिटी की बात हो रही है, तो पाकिस्तान के साउथ में मेजर सिटी कौन सा होगा? कराची। सम एरियाज इन डैश पाकिस्तान हैव फ्यू रेलवे लाइंस। ईस्टर्न के पास कम है, इस्लामाबाद के पास कम है, कराची तो हमारा हो गया केपी के नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न में आपके रेलवे कम है। द प्रोविंस विथ मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इज पंजाब। सिंपल। डिस्क्राइब वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रोड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन पाकिस्तान। एक एडवांटेज बताने रोड का। रोड का एडवांटेज होता है कि ये डोर टू डोर सर्विस देती है, आपके घर पर चीजें डिलीवर हो सकती है, पर रेलवे में ऐसा नहीं हो सकता, एयर में ऐसा नहीं हो सकता, सी में ऐसा नहीं हो सकता। डिसएडवांटेज क्या होता है? ट्रैफिक कंजेशन। समझ में आई? क्लियर है? ड्राई पोर्ट क्या होता है? इनलैंड पोर्ट। सिंपल इज दैट। इनलैंड पोर्ट इज कॉल्ड ड्राई पोर्ट। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई ड्राई पोर्ट्स एंड वन रीजन व्हाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैव बीन डेवलप्ड इन पाकिस्तान। ड्राई पोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? ड्राई पोर्ट्स क्यों होते हैं? टू रिड्यूस, एक सेकंड रुकना, टू रिड्यूस बर्डन। नहीं, ये विद इन द कंट्री के लिए ड्राई पोर्ट्स नहीं होते। ड्राई पोर्ट सिर्फ उसके लिए होते हैं, ड्राई पोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो रिड्यूस बर्डन ऑन सी पोर्ट विच विल सेव टाइम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होते हैं? इंटरनेशनल, ओ सॉरी, इंटरनेशनल सी पोर्ट हम क्यों बनाते हैं? ये कह रहा है वन रीजन लिखना है व्हाई इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड। इंटरनेशनल सी पोर्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग आर एक्सपोर्ट, टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से ज्यादा आप फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करोगे, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगी। एक्सपोर्ट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। तो एक्सपोर्ट बल्कि गुड्स नहीं, हाँ, सी पोर्ट बल्कि गुड्स, सॉरी, बल्कि गुड्स को भी आपको एक्सपोर्ट करना है। मेरे दिमाग में एयरपोर्ट चल रहा था। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, बीओपी पॉजिटिव में जाएगा। सही है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान सपोर्ट्स इट्स फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा भाई, हमें न्यू एयरपोर्ट क्यों बनाने चाहिए? नए एयरपोर्ट क्यों बनाने चाहिए, बताएं। बेनिफिट, प्रॉब्लम। हमें न्यू एयरपोर्ट क्यों बनाने चाहिए? टूरिज्म बढ़ता है एयरपोर्ट से, बिल्कुल सही कहा। हमारे बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? तो सवाल एक नजर पढ़ लो, अगर किसी को समझ में ना आया हो। टू व्हाट एक्सटेंट कैन बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट इन पाकिस्तान सपोर्ट इट्स फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एयरपोर्ट बनाने से बेसिकली आपको फायदा लिखना है इन इन सिंपल टर्म्स। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा? टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा, बताएं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपको मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपके पास डॉलर आएगा, डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, डॉलर आएंगे आपके पास, टूरिज्म बढ़ेगा। तो एयरपोर्ट होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। और बेनिफिट क्या ले सकते हो आप? अम, कीमती सामान आप लेकर आप जा सकते हो, वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और क्या लिख सकते हो? और क्या लिख सकते हो? इससे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, और जो एयरपोर्ट है उससे फास्ट ट्रेवल होती है, एयरपोर्ट से फास्ट ट्रेवल होती है।
एयरपोर्ट से जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अलमान, नहीं 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 भाई, मारम मारी जंगों की बात नहीं होगी यहाँ पर, अमन, पीस की बात होगी। प्रॉब्लम क्या है भाई एयरपोर्ट बनाने का? फेवरेट, क्या फेवरेट पॉइंट है हमारा? पैसा। साला पैसा ही नहीं होता, कोई भी काम करने जाओ यार पैसा ही नहीं है। कैपिटल का ही मसला होता है हमेशा। कैपिटल कहाँ से आएगा मेरे भाई? कॉस्ट ही ज्यादा है, पैसा ही नहीं है, क्या करेंगे हम? चलो, हम लोग की बात करिए तो यहाँ पर प्लेन क्रैश की बात है आगे। बैंक में हमारा ही पैसा होता है भाई। कैपिटल, कैपिटल का मसला आएगा, और क्या मसला आएगा? एयर पोल्यूशन का मसला नहीं आएगा इससे? नॉइस, एक सेकंड रुकना। एयर पोल्यूशन का मसला आएगा, नॉइस पोल्यूशन का मसला आएगा। और साला ये जो एयरपोर्ट होता है कितनी बड़ी जमीन पर बनता है, लार्ज लैंड इसको चाहिए होती है, जो कि लार्ज लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते थे, यहाँ पर आप सेटलमेंट्स बना सकते थे, यहाँ पर आप इंडस्ट्री बना सकते थे, कितने सारे काम आप बड़ी जमीन पर कर सकते थे। ये हो गया फायदे नुकसान, बेनिफिट प्रॉब्लम, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला तो नहीं? जल्दी बता दे भाई। कोई मसला परेशानी सवाल? सही है। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आखिरी सवाल करते हैं। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अर्बन 1990? 1990 में अर्बन एरिया ये रहा, कितने लोग एम्प्लॉय हैं? क्या लग रहा है? अमिषेक इंशाल्लाह ये खोलेंगे एक दफा, अरसलान फ्राइड चिकन खोलेंगे, AFC। 27, इंशाल्लाह रिजवा, स्टूडेंट डिस्काउंट होगा। नहीं 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 यार, ये गलत है। आप बिजनेस मेरा बंद करवाना चाहते हो? रोज आना इंशाल्लाह। अच्छा, एयरपोर्ट भी खोल लें? जी बेटा, क्या क्या खोल लें, मुल्क भी बना लें, एक आइलैंड वाइलैंड बना लें, रमजान में फ्री डील दें। अच्छा भाई, चलो, सब सोचते हैं। अच्छा, मुल्क के नाम भी सोच लिया, अफगानिस्तान। अच्छा भाई। अच्छा भाई, अब आप आ जाए, अब आप यहाँ पर आ जाए। हाउ मच हैज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया डिक्रीज बिटवीन 1990 एंड 2020? 1990 और 2020 में क्या डिक्रीज हुआ है रूरल एरिया में लोगों का? ठीक है भाई, यहाँ पर 2020 में देखो 60 था, 2020 में 60 था, और यहाँ पर कितना है? 27। माइनस कर दें, 60 माइनस 27, 33, 33। Which of the following statement about employment sectors are correct? Most workers are in primary and secondary job sector. जी। The proportion of jobs in primary sector is increasing. No. The proportion of workers in secondary employment is decreasing. No. The tertiary sector employs the highest proportion of worker. Yes. पाई चार्ट देख लें, पाई चार्ट में क्या देखना है? सही है बच्चों, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हैं। बेहतरीन, इंशाल्लाह ग्रेड, टॉप ग्रेड आएगा हमारा।
जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है। नहीं नहीं बेटा, नहीं है लिशबा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जी, बस लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तो है। बताइए क्या समझ में नहीं आया, ये वाला सवाल समझ में नहीं आया? ये पाई चार्ट नहीं आया? चलो भाई, सबसे पहले देख लो, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया इन 1990? 1990 में कितने लोग थे? अच्छा, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स आर करेक्ट? एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में कौन सी बातें सही है? मोस्ट वर्कर्स आर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ही ज्यादा जॉब्स हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ जॉब इन प्राइमरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग, नहीं। प्राइमरी सेक्टर में जॉब डिक्रीज हो रही क्योंकि आपके वहां पर मैकेनाइजेशन आ गई है, तो लोग वहां पर कम चाहिए। ये गलत है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन सेकेंडरी, बिल्कुल सही है इसका। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, ये भी गलत है। सेकेंडरी सेक्टर तो आपका इंप्रूव हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज खुलनी, इंडस्ट्रीज खुलनी है, तो आपका इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी गलत है। द टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉयज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स। जी। Suggest two reasons why number of workers employed in agriculture in Pakistan is changing. नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय इन एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर की अभी इसरा ने भी बोला था, मैंने भी कहा था। यूज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ मशीनरी की वजह से, यूज ऑफ मशीन्स की वजह से अब आपको लेबर कम से कम चाहिए। और एग्रीकल्चर में और किसकी वजह से हो रहा है बताएं? रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से। जब रूरल गांव गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में अब लोग वहां पर कम है। 5.2, a map showing rates of unemployment in southern Pakistan in 2020. Rates of unemployment in southern Pakistan in 2020. ठीक है। Describe the pattern of rates of unemployment. सब एक फिगर देख लेते हैं। फिगर देख लें। इतना ग्रीन पाकिस्तान नहीं बेटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं। ध्यान से देखें। डिस्क्राइब द पैटर्न रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बता दें भाई। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अक्रॉस पाकिस्तान ही है ना, कोई प्रोविंस वोविंस तो नहीं मिला, इन सर्दन पाकिस्तान से भाई। सर्दन पाकिस्तानी पूरा मैप भी आपको बताना है। तो आप बता दें कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका साउथ ईस्ट ऑफ सिंध में है। थोड़ा सा आपका रिवर नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर इंडस में, सेंट्रल सेंट्रल सिंध में भी है थोड़ा सा कम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। मोस्ट एक्सट्रीम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मुल्तान के ईस्ट पर है। बाकी ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। मकरान कोस्ट में ज्यादातर आप देखें तो मकरान कोस्ट में भी आपको यही मिलेगा, 4 to 6.99%। अगर आप साउथ ईस्ट पंजाब में देखें, मतलब ये वाला एरिया देखें, साउथ ईस्ट पंजाब वाला एरिया देखें, तो यहाँ पे आपको 2.5 till 3.99 मिलेगा। क्या हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे? स्टेट थ्री इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अफेक्ट पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया इन पाकिस्तान। तीन इम्पैक्ट्स बताने ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अफेक्ट पीपल इन अर्बन एरिया। कांट अफोर्ड हाउसिंग, एक सेकंड रखता हूँ। कांट अफोर्ड हाउसिंग, और इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा बताएं? वो हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन इन जॉब्स इंक्रीज होगा।
और क्या होगा? लो इनकम। लो इनकम होगी, हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कंपटीशन जॉब्स में बढ़ेगा, क्राइम रेट भी बढ़ेगा, लिख सकते हैं। हंग्री पीपल, बेटा ये ऐसी बातें नहीं लिखना। छोड़ी डकेती। हमें ट्रीट नहीं दे पाएंगे। Explain two ways that unemployment and informal employment can affect Pakistan GDP. बस ठीक है भाई, पाकिस्तान की जीडीपी कैसे अफेक्ट करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अगर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो कोई मसला नहीं हो सकता, मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख रहा हूँ। अगर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो रही है जिसकी वजह से, इसका मतलब गुड्स की प्रोडक्शन तो होगी। जब गुड्स की प्रोडक्शन होगी तो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, जो टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। अब ये कुछ बातें लिख सकते हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होगी तो गुड्स की प्रोडक्शन होगी, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। सही बात है, आप टैक्स की अब बात नहीं करेंगे, सॉरी आप टैक्स की बात नहीं करेंगे, आप एक्सपोर्ट की बात कर लेंगे। गुड्स प्रोडक्शन होगी जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये आप लिख सकते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की जरा बात करेंगे, इनफॉर्मल की कर ली ना, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगी जिसकी वजह से लेस वेजेस, लेस वेजेस की वजह से क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू कम कलेक्ट होगा, और जिससे आपकी जीडीपी भी कम होगी। लेस वेजेस की वजह से जीडीपी कम होगी, डेवलपमेंट कम होगी। Describe how governing authorities can encourage industrial growth in Pakistan. गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैसे इंकरेज कर सकती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ? ज्यादा से ज्यादा ईपीजेड खोले, टैक्स हॉलीडेज दे, बिल्कुल सही बोला, टैक्स हॉलीडेज दे, सब्सिडीज दे, ईपीजेड ज्यादा खोले, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करे, इन सब चीजों से आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी। समझ में आई? रिड्यूस टैक्स से प्रोवाइड सब्सिडीज, बिल्कुल। द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू इंक्रीज एक्सेस टू टेली कम्युनिकेशन। और दूसरा कह रहा है द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। बनी वेरिएंट्स नहीं होते पाकिस्तान सीरीज में, एक ही वेरिएंट होता है। बताएं भाई, टेलीकम्युनिकेशन इंप्रूव करने से होगा कि एजुकेशन इंप्रूव करने से होगा, किससे फायदा होगा? द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू इंक्रीज एक्सेस टू टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन बढ़ेगा तो आप ग्लोबली आप बात कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर अब इसका नुकसान बता दो। पर टेलीकम्युनिकेशन आपने प्रोवाइड कर भी दी, चलो टेलीकम्युनिकेशन हमने प्रोवाइड कर भी दी तो भी क्या होगा? अगर टेलीकम्युनिकेशन हमने प्रोवाइड कर दी तो इसका नुकसान क्या होगा? मतलब मसला क्या है टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का? इंटरनेट एक्सेस का मसला होगा, या मोबाइल फोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, मोबाइल फोन्स की अफोर्डेबिलिटी का मसला होगा। पीपल में एक्सप्लॉइट इंटरनेट एक्सेस, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। द बेस्ट वे टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन बढ़ेगी तो स्किल बढ़ेगी, स्किल बंदा होगा, अगर स्किलफुल है तो क्या फायदा होगा? तो ये वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, से वेस्टेज कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। और द बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। और बताएं, और कोई पॉइंट एजुकेशन को लेकर?
दिमाग इस्तेमाल करेगा तो उससे फायदा क्या होगा? हो सकता है आप एजुकेशन दें तो क्या फायदा हो? एजुकेशन देंगे तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो होगी, वो जब स्किलफुल होगी तो आपकी वो बढ़ेगी, आपका आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जॉब ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, जिससे वही प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये सब फायदा होगा। और क्या लिख सकते हैं? आप एजुकेशन कुछ इलाकों में बढ़ा ही नहीं सकते, कुछ इलाकों में आप एक्सेस दे दो एजुकेशन का, पर चाइल्ड लेबर जैसी पॉलिसी जो है, चाइल्ड लेबर वो एक्सेस टू एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी। कुछ फैमिलीज बोलेगी, कुछ ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है, वो कहती है भाई एजुकेशन दे ही दी ना, एक्सेस दे दिया, अपने पास रखो, खुद पढ़ाई लिखाई कर लो, हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, क्योंकि हम तो अपने बच्चों से काम करवाएंगे जिससे पैसे जनरेट होंगे। तो चाइल्ड लेबर वाला काम कैपिटल वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। समझ में आया? बस ये था पेपर। तो आज की क्लास में हमने क्या करा है? समर 2025